बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 साला दौरे इक़्तिदार में तकरीबन 791 अरब बैरूनी कर्ज़ों में इज़ाफ़ा हुआ है। 2013 से पहले जब हुकूमत थी तो उस वक़्त टोटल जो हुजम था बैरूनी कर्ज़ों का वो 97 अरब रुपए था। लेकिन आज अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो इस इन 9 सालों में जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है, वो अब 877 अरब रुपए तक पहुँच गया है। जिन मंसूबों के लिए कर्ज़ा लिया गया, उनमें बीआरटी का मंसूबा है जो जिसके लिए तकरीबन 74 अरब रुपए लिए गए। फिर वो कुछ एनर्जी के मंसूबे हैं, उनके लिए 218 अरब रुपए लिए गए। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 116 अरब रुपए, खैबर पास का एक मंसूबा है, उसके लिए 81 अरब रुपए लिए गए। इस तरह टूरिज़्म के लिए 8 अरब रुपए लिए गए। तो ये मजमूई तौर पर अगर देखें तो ये टोटल जो है वो 791 अरब रुपए बनते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा कर्ज़ा क्यों लिया जा रहा है और इसका हमारे जो सूबे के माशी सूरत-ए-हाल है, उस पे इसके आने वाले दिनों में किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं? आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ-साथ जो चंद हफ्तों से जो सूबाई हुकूमत है, वो ये वाविला कर रही है कि मरकज़ की तरफ से उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। जो मर्ज अज़ला है या गुमशुदा अज़ला है, वहाँ के कुछ जो फंड्स थे, उनको भी बंद किया गया है, तो उस पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है जनाब आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं। पेशावर में अब तक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं। आरिफ आरिफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब। आरिफ साहब, ये आप अब तक टीवी की ही एक रिपोर्ट है जिसका मैंने हवाला दिया कि जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है वो अब 791 अरब रुपए जो है ना उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो जो मजमूई तौर पर टोटल कर्ज़ा है इस वक़्त वो सूबे पर 877 अरब रुपए है और इन 9 सालों में जो है ना यानी बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया गया है। तो आप ये बताएँ कि इसका जो है ना वो हमारे सूबे के माशी सूरत-ए-हाल पर आने वाले वक़्तों में किस किस्म के जो है ना वो असरात पड़ सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफत साहब, ये बड़ी अहम बात है और इसी को हमने अपने चैनल पे भी हाइलाइट हाइलाइट किया और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखें तो इमरान खान का एक नैरेटिव हुआ करता था कि कर्ज़ों के खिलाफ नैरेटिव था उनका। वो ये कहते थे बिल्कुल। कि ये कर्ज़े हुक्मरान ने इन कर्ज़ों को तरक्याती काम नहीं होते, मुल्क को कर्जों तले दबाकर हुक्मरानों की जिंदगी और तायुश में इजाफा होता है। लेकिन अब यही सवाल हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में पूछ रहे हैं कि आप लोग की हुकूमत में आने से पहले खैबर पख्तूनख्वा पे कर्जों का हुजम वो था 97 अरब रुपए और जी। अब बढ़ के वो हुजम 877 अरब रुपए तक पहुंच गया। जैसे आपने फरमाया कि 791 अरब रुपए कर्जा लिया गया है इन तकरीबन 9 सालों में। तो अब हमें तो इमरान खान से ये पूछना है, पीटीआई से पूछना है, उनकी हुकूमत से ये पूछना है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड करते थे कि कर्जे लेके हुक्मरान अपने तायुश पे उड़ाते हैं और मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबोते हैं, तो आज पख्तूनख्वा जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और 97 अरब रुपए से कर्जे बढ़कर पख्तूनख्वा की तारीख में जब तक पीटीआई नहीं आई थी कुल कर्जे 97 अरब रुपए थे। पीटीआई के 9 साल में कर्जे 877 अरब रुपए तक पहुंच गए। जी। अब तो सवाल इमरान खान से बनता है कि आप बताएं कि पैसे कौन खा गया खैबर पख्तूनख्वा में कर्जे ले लेकर, वो पैसे कौन खा गया? हमें ए सच तरक्याती मंसूबे उस रफ्तार से नजर नहीं आ रहे जितनी पीटीआई गवर्नमेंट के दावे थे। आपने जी। जिक्र किया जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है वो बीआरटी के लिए लिया गया है और मैं आपको बताऊं बीआरटी इज द बिगेस्ट करप्शन स्कैम। ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इसको अगर नहीं कह सकते, बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक स्कैंडल जब आएगा तो वो बीआरटी का होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी इत्तलात है कि नैब ने बीआरटी में तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन जी। हो सकता है कि इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो रखा हुआ था कि आप लोग बीआरटी के ऊपर तहकीकात ना करें,
अब हो सकता है कि वो एम्बार्गो हट जाए, वो पाबंदी हट जाए और बीआरटी की तहकीकात होंगी। जो जब तहकीकात होंगी तो हमें पता चलेगा कि तकरीबन 10 अरब से 15 अरब तक का एक करप्शन स्कैंडल हमारे, या इससे भी ज्यादा करप्शन स्कैंडल आएगा। इसमें दुबई की भी बातें होंगी, इसमें लंदन की भी बातें होंगी, इसमें पाकिस्तान की बातें होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा कर्जे लिए तो उसके हिसाब से हमें वो तरक्याती काम क्यों नजर नहीं आ रहे। रिफत साहब, आप भी इसी शहर के वासी हैं जिसपे हम लोग रहते हैं। जी एक बीआरटी इनसे संभाला नहीं गया। एक बीआरटी को इन्होंने बना के अभी तक आए रोज बीआरटी के अंदर कोई ना कोई डैमेज रिपेयर वर्क हो रहा होता है। जो बसें जिस जिस तादाद में आनी थी वो बसें उस तादाद में नहीं है। बीआरटी का ठेका जिस जो जो कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर रही है, ट्रांस पिशावर, जो बीआरटी को एग्जीक्यूट कर रही है पिशावर में, उनकी चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग खसारे में जा रहे हैं। उनकी मिन्नतें तरलों के बाद अब कहीं जाके कुछ बसें बीआरटी के रूट्स में शामिल की जा रही हैं। लेकिन ताहाल जो फीडर रूट्स थी, फीडर रूट्स को अभी तक इन्होंने पूरी तरीके से लूपिंग नहीं की है। तो जी बीआरटी आज भी इनकम्प्लीट है। और बीआरटी के साथ इन्होंने एक साइकिल रूट की बात की थी, एक गैर जरूरी चीज। अगर हम लोग बैरूनी ममालिक के चौंचले पाकिस्तान में करेंगे, कभी भी हम मंजिल को नहीं पहुंच सकते। आप हो सकते हैं दुनिया में कहीं बीआरटी और इस तरह के मंसूबों में लोगों को साइकिल की फैसिलिटी हो, लेकिन यहां पर तो अगर आप साइकिल की फैसिलिटी ले भी आए तो उससे इस्तेफादा करने वाले लोग कितने होंगे। तो ना वो साइकिल ट्रैक बन चुका है। आपको मैं ये बताऊं कि इस बीआरटी मंसूबे की, रिफत साहब, निकासी आपका मंसूबा नहीं था। जो बिल्कुल बीआरटी जेर जमीन की गई है, या जो बीआरटी हवा में मुअल्लक होके पुल की शक्ल में बीआरटी जाती है, तो ना जो जेर जमीन जगह है वहां से पानी का प्रॉपर इखराज का निजाम मौजूद है, और जो पुल बनाए गए हैं या लंबे लंबे जो पिलर्स के ऊपर बीआरटी हवा में जा रही होती है, तो ना उस हवाई बीआरटी से पानी निकालने का इंतजाम किया गया था। इन्होंने बीआरटी का, मैं आपको बताऊं, इनिशियली कॉस्ट 25 अरब रुपए था, फिर 30-35 अरब रुपए हो गया, फिर जी जी 40-45 अरब रुपए हो गया, फिर बिल्कुल इन्होंने 60 अरब रुपए कर लिया। हमारी बिल्कुल इत्तलात ये है कि 1 अरब रुपए, 100 बिलियन, ये मंसूबा इससे तजावज कर चुका है। लेकिन अफसोस कि इस मंसूबे में पानी निकालने तक का इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, आरिफ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इस पे बीआरटी पे मैं आऊँगा, इस पे बात करूँगा। लेकिन ये जो आपने एक इशारा किया कि खान साहब जब वो हुकूमत में नहीं आए थे, तो पहले तो अपनी स्पीचेज़ में वो बहुत सारी इस तरह की बातें करते थे कि आईएमएफ से हम कर्ज़ा नहीं लेंगे। फिर जब उसकी हुकूमत आई तो 1 साल तक उसने जो है ना इसको डिले भी रखा, जिसकी वज़ह से हमें बड़े आज जो माशी सूरत-ए-हाल है, कुछ जो माहिरीन हैं वो उसी से जोड़ते हैं कि शुरू में जो है ना इन्होंने ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो इतना सारा कर्जा जो अब हमने लिया है, तो अब ज़ाहिर है कि ये सूबा हमारा एक गरीब सूबा है, दहशतगर्दी से मुतासिरा है, हमने इसको वापस भी करना है। तो ये जो आम लोग हैं, इस तक ये जो इनके मतलब ये जो हम कर्ज़े लेते हैं, हुकूमतें लेती हैं, ये आम लोगों तक इसके असरात कैसे पहुँचते हैं? किस सूरत में? तो रिफत साहब, यही तो हमारा सवाल है कि अगर एक हुकूमत कर्जे लेती है और उन कर्जों का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, उसके मुस्बित असरात आवाम की जिंदगियों तक नहीं जाते, तो फिर जी, सवाल पैदा होता है कि इतनी कसीर मिकदार में, जो कि ह्यूज अमाउंट है कर्जों की, आप फिर कर्जे किस लिए ले रहे हैं। हम तो पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर तो ना आवाम का मयारी जिंदगी उठा है, ना आप खुद गवाह है कि ना यहाँ पर कारोबार उठा है, बल्कि चीजें नीचे चली गई हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस था पूरी पाकिस्तान में डाउन है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सत्यानाश हो गया है। आप बिल्कुल। देखें, पंजाब में आटे की एक कीमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आटे की दूसरी कीमत है। अगर एक सूबा जिसने 791 अरब रुपया कर्जा लिया अपनी हुकूमत में, वो अपने सूबे में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकी, स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकी, वो उन इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप नहीं कर सकी जो सी पे का हिस्सा थी, तो अपने ज़राअत को इम्प्रूव ना कर सकी। तो हमारा भी यही सवाल है कि क्या ये कर्जे माज कर्जों की रीशेड्यूलिंग या उनकी डेट सर्विसिंग के लिए लिए गए, इन कर्जों को कहाँ लगाया गया। अब तो ये सवाल हमारा बनता है और हम हुकूमत से यही सवाल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये हुकूमत ना आपको कर्जों का जवाब देती है, और ना आपको, रिफत साहब आपने इंट्रो में कहा, पख्तूनख्वा की तारीख में ये भी अजीब काम हो रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रुकी हुई हैं।
लेकिन ये बिल्कुल ना हमें तनख्वाहें रोके जाने की कोई वैलिड रीजन बता रहे हैं, ना इन तमाम पैसों की जो कि इन्होंने कर्जे की शक्ल में लिए, ना इनकी कोई वैलिड रीजंस या उसकी कहाँ लगे उनकी कोई तफसीलात। साथ में अब ये मजीद कर्जे ले रहे हैं, 2-2.5 अरब का मजीद अब ये हम सुन रहे हैं कि ये लोग कर्जे ले रहे हैं। तो कर्जों पे कर्जे लेकर ये लोग सूबे को कहाँ पहुंचाएंगे? अब तो इमरान मिसालें देता था कि ये फलां शख्स 10 साल से हुक्मरान है, ये 15 साल से हुकूमत में है। अब तो हम कहते हैं कि आप भी पुख्तनख्वा में, तो आपको 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो अब आप अपना भी बताइए। जब आप दीगर बिल्कुल लोगों से पूछते थे, अब अपना बताएं कि खैबर सही। पख्तूनख्वा में 10 सालों में आपने क्या किया? आरिफ साहब, ये जो अभी आपने बीआरटी की बात की, तो एक तो ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना एक शुरू से ये एक बड़ी जो है ना इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारे सियासतदान हैं उनकी अच्छी नहीं है कि कर्जों में वो अक्सर जो है ना कमीशन लेते हैं, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो कमीशन लिए जाते हैं। वो अगर माजी में भी हुआ है, अब भी जो है ना ये जो बीआरटी का मंसूबा है, ये जाहिर है कि वो पिछली हुकूमत में जब परवेज खटक साहब वज़ीर आला थे उसके दौर में जो है ना इसमें ये शुरू हुआ। बिल्कुल आखिरी साल जो था यानी उसमें वो शुरू हुआ जब उनकी हुकूमत खत्म हो रही थी। तो ये एक बात की जाती है कि ये चूँकि इलेक्शन आने थे, तो उसके लिए जो है ना मतलब इनको एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी पैसों की कि वो उस पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इसमें ज़ाहिर है कि अभी इसकी तो तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन ये कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि उसी बीआरटी मंसूबे से पैसे निकाल के जो है ना इन्होंने इस पे इलेक्शन लड़ा और फिर वो इलेक्शन जीत भी गए। रिफा साहब, एक चीज तो जो अपनी हद तक एक हकीकत ये है कि ये था कि हुक्मरान या सियासतदानों का ये होता है कि जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं, फिर ये प्रेफर करते हैं कि उनको टिकटें दें। हुँ, और टिकटें इसलिए देते हैं कि ये लोग कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत में माल बना लिया है। अब जब इन्होंने माल बना लिया तो ये इलेक्शन प्रेफरेबली आम वर्कर को टिकट ना दें, उनके पास पैसे नहीं होंगे। जिन लोगों ने हुकूमतों में पैसे बनाए तो उनको टिकटें दें ताकि ये लोग फिर अपने इलेक्शन को खुद संभाल सकें, इलेक्शन के सही। जो अखराजात होते हैं ये खुद कर सकें। तो बाज़ाब्ता ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि बीआरटी की जो जो कमीशन अमाउंट था या जो करप्ट अमाउंट था जो कि करप्शन की जद में गई है, उससे कुली तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि उसी पैसे से इलेक्शन इन्होंने मैनेज किया था। लेकिन इसके तो गालिब इम्कानात मौजूद हैं कि जिन लोगों ने पैसे खाए थे उसके बाद इलेक्शन उन्हीं लोगों ने लड़ा है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो पैसे उन्होंने बनाए थे, उन्होंने वही पैसे इस इलेक्शन पे उस 2018 के इलेक्शन पे लगाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अक्सर अब हम सुनते हैं कि इमरान खान आने वाले अगर पाकिस्तान में कोई इंतखाबात हों तो इमरान खान ने एक उम्मीद दिलाई है नौजवान अपने जो जो सपोर्टर्स थे आईएसएफ और इंसाफ और यूथ के, कि इस दफा वो टिकटें तब्दील करेंगे, वो उन लोगों को टिकटें नहीं देंगे जिनको उन्होंने माजी में टिकट दी थे। जी। मैं इसको भी इमरान खान का एक स्टंट समझता हूं नौजवानों को एंगेज करने के लिए, कि हुँ, ये नौजवानों को इसलिए कि इमरान खान इक़्तिदार से उतरे तो उनको जरूरत थी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, उनको एक अपनी पार्टी की हिमायत की जरूरत थी। तो एक तरफ उन्होंने पार्टी की सीनियर कैडर्स हामिद खान वगैरह को एंगेज करके, जो कुछ लोग नाराज थे उनको एंगेज करके उनको कहा कि आइंदा पार्टी आप लोग चलाएंगे। दूसरी तरफ एक शोशा छोड़ा गया है कि अब टिकटें सारी तब्दील होंगी और जितने नौजवान की आदत है उनको टिकटें मिलेंगी। लेकिन यकीन जानिए कि मैं अक्सर फोरम पे कहता हूं कि टिकटें दोबारा उन्हीं लोगों को मिलेंगी जिन लोगों ने इलेक्शंस लड़े, जिन लोगों ने पैसे बनाए, इसलिए कि यही इनकी पार्टी का उसूल है कि जो लोग इक़्तिदार में रहें अब टिकट उसी को दो, ताकि जब इलेक्शन पे पैसे लगाने की बारी आए तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको टिकट दे दो। तो ये भी मुझे इमरान खान का एक स्टंट लग रहा है कि वो नौजवानों को ज्यादा तादाद में टिकटें देंगे। हाँ, खैबर सही। पख्तूनख्वा में हम ये कह सकते हैं कि 25-30 तक ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें वैसी नहीं मिल रही हैं। तो हुँ, उनमें 4-5 तो मुख्तलिफ पार्टियों में पहले से चले गए हैं, वो दीगर पार्टियों में शामिल हो गए हैं। मजीद कुछ लोग हैं जो कि दीगर पार्टियों में जाएंगे। तो वो लोग जो कि खुद ही इमरान खान का साथ छोड़कर दीगर पार्टियों में जाएंगे और वो सीटें खाली होंगी, उन पर मुमकिन है कि कोई नौजवान लड़कों को लाया जाए। लेकिन जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि वो मेरिट पर शफाफ तरीके से नौजवान की आदत को लाने के लिए टिकटें देंगे, ये कतई तौर पर वो गलत कह रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब, आपने थोड़ा-सा उसका ज़िक्र भी किया कि ये अभी हालिया दिनों में जब से इमरान खान साहब की मरकज़ में हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उसके बाद से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुसलसल एक वाविला कर रही है, एहतिजाज कर रही है कि यहाँ पे जो है ना इनके वो सारे फंड्स रोक दिए गए हैं। मरकज़ से जो उनको पैसे मिलने थे, वो सारे जो है ना उन्होंने वहाँ पे रोक लिए हैं, यानी उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फिर हालिया दिनों में ये जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब है तैमूर जगड़ा, तो उसने एक
बात की कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, हमारे जो है ना बिल्कुल हालात बहुत बुरे हो गए हैं, फिर अभी तनख्वाहें तो दे भी दी है। तो ये असल में ये क्या कोई सियासी एक नारे हैं, यानी एक ड्रामा है, या वाक़ई जो है ना वो सूबा जो है माशी मसाइल का उसको सामना भी है और मरकज़ ने उनके पैसे रुके हुए हैं? जी, बिल्कुल इसको रिफ़त साहब हम ड्रामा ही कहेंगे, इसको हम क्या अच्छा, कहेंगे इसके अलावा? इसको हम ड्रामा ना कहें, इनको हम इनकी फ़नकारी और अदाकारी ना कहें। मुझे ये बताएँ कि अगर इनको खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का, इसके हकूक़ का इदराक था, इनको शऊरी इदराक था और ये इसमें मुख़लिस थे कि ये खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल है, वो डिमांड करे जो वफ़ाक के अगेंस्ट हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो लायबिलिटीज़ होती है, वफ़ाक के अगेंस्ट जो 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 माली कंट्रीब्यूशन होती है वफ़ाक की खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो अगर ये लोग ड्रामे ना करते, फनकारी ना करते, ये लोग हकीकत में बात करते, तो मुझे बताएं इन्होंने इमरान खान के 3.5 साल इक़्तिदार में कभी ये बात देखी कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिल रहे? बिल्कुल। कभी इन्होंने इमरान खान को खतूत लिखे कि मरकज में, और तब तो उनकी अपनी हुकूमत थी। पैसे बिल्कुल, रिफा साहब पंजाब मैं में भी आपको इनकी बताऊं इनको हुकूमत तब भी थी। नहीं मिले। बिल्कुल, जी, वफाक में इनकी हुकूमत थी और उनको पैसे अगर आज नहीं मिल रहे तब भी नहीं मिले। मैं आपको ये भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा को एनएचपी की मद में नेट हाइडल प्रॉफिट इस सूबे का सबसे ज्यादा अहम आमदन का जरिया है कि हम वफाक से गैस की रॉयल्टी लेते हैं और एनएचपी लेते हैं, नेट हाइडल प्रॉफिट जो बिजली पख्तूनख्वा पैदा करती है उस पर पख्तूनख्वा को रॉयल्टी मिलती है। हुँ, तो सबसे ज्यादा रिसेंट पास में हम देखते हैं कि पख्तूनख्वा को रॉयल्टी नवाज शरीफ की हुकूमत में मिली। जब मरकज में नवाज शरीफ थी और पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। जब वफाक में इमरान खान की हुकूमत थी और पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत थी, तो पख्तूनख्वा के हक पे डाका डाला गया और कम तर जो अमाउंट थी वो खैबर पख्तूनख्वा को एनएचपी नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में दी गई। तो उस वक्त तो हमने ना यहाँ के वजीरों को सुना, ना वजीर आला को सुना, ना हमने आज जो तैमूर झगड़ा पूरी फनकारी का मुजाहरा कर रहे हैं ना हमने उस वक्त उनको सुना कि उन्होंने वफाक से, इमरान खान अपने आका से खैबर पख्तूनख्वा का हक मांगा हो, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का हक मांगा हो, तब तो इनकी जबानें गूंगती, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। आज जब वफाक में हुकूमत तब्दील हो गई है, इन्होंने कुछ चीजें मैं आपको फैक्चुअली बताऊं, कुछ जी। सूबे की माशी मुश्किलात और हालात में तनाव मौजूद है, कर्जे भी लिए लेकिन फिर भी इनके ऊपर सख्ती है। अब जब से ये मौजूदा पीडीएम हुकूमत आई है अप्रैल ऑनवर्ड, तो इनको पैसे नहीं मिले और इनको एनएचपी नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में भी कोई पैसे नहीं मिले। इस हुकूमत ने कोशिश की कि हमें एतमाद में लेकर के हम पख्तूनख्वा की मीडिया के साथ खड़ी हो जाए सूबाई हकूक के लिए। इन्होंने एतमाद में लिया तो जिस ब्रीफिंग में हमें तलब किया गया था, बुलाया गया था, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी तैमूर झगड़ा की अच्छा, सिविल ऑफिसर में शाम को। तो शाम को जब हम लोग बैठे हुए थे तो उसमें इन्होंने वफाक के जिम्मे 275 अरब रुपए की लाइबिलिटीज जाहिर की कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 275 अरब रुपया देना है। मैंने वो स्लाइड एक नजर देखी। जब मैंने देखी तो मैंने तैमूर झगड़ा को कहा कि आपकी जो 90 या 100 बिलियन रुपए नेट हार्ट में वफाक के जिम्मे बनते हैं, हुँ, चल ये जो लॉजिकल चीज है इसको हम मानते हैं। एक आपका एक कंपोनेंट है जिसमें 10-15 अरब रुपए आप शो कर रहे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट या साबका फाटा के लिए जो आप फंड मांग रहे हैं, चलो ये भी हम लॉजिकल है मान लेते हैं। आपने फ्लड फ्लड की मद में खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात के 100 अरब से ज्यादा आप वफाक से मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पख्तूनख्वा में अभी तक सैलाब का ना कोई सर्वे हुआ है, ना कोई डैमेजेस की असेसमेंट हुई है, ना लोगों को मुआवजे मिले हैं, ना हुकूमत ने, इवन जो लोग मुतासर, और अब रिफा साहब सर्दी आ रही है, शिद्दत बिल्कुल, वाला मौसम आ रहा है और लोग बेघर हैं सैलाब की वजह से। सही स्वात में बात आप देखें, आप कोहिस्तान में देखें, आप पूरी में देखें, तो लोग बेघर हैं। तो जब लोग बेघर हैं फ्लड की वजह से, तो आप ना उनके पास रिहाइश की जगह है, ना आपने उनको पैसे दिए हैं, ना न सर छुपाने की जगह है। तो आज आप ने असेसमेंट भी नहीं की और आप वफाक से तकरीबन 125 अरब रुपया आप उनसे सैलाब की मद में मांग रहे हैं। तो ये दावा आपका किस तरह, मैंने उनको बताया कि आपका ये दावा किस तरह लॉजिकल है। वफाक आपको क्यों कर एक 100 अरब रुपया या 125 अरब रुपया आपको क्यों दे? अगर आपके माशी सही। मुश्किलात हैं तो आप तो अपना एनालिसिस करें कि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट डाउन करें। वफाक के जिम्मे जो भी इस सूबे की
जेन्युइन ओरिजिनल लाइबिलिटीज हैं जो जो वफाक ने पे करनी है, हम 100% वफाक से मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको पे बैक कर ले वो पैसे। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर क्या खेल रचाया गया रिफत साहब, तनख्वाहों की आड़ में क्या किया गया? जी। ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के पास तनख्वाहों को मुलाजिमीन को देने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं, इब्तिदा में जो पैसे रिलीज की गए हैं वो 26 सितंबर 2022 को, ये सितंबर की सैलरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अच्छा। आज तारीख है 6 तारीख मेरे ख्याल से, जी, जी। और जुमेरात का दिन है। तो आज तक आज भी कई एक मतलब लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन वो तनख्वाहों से महरूम है। तो तनख्वाहों का मसला ये नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास पैसे थे। 26 तारीख को इनिशियली सैलरीज रिलीज करने की बात हुई। 27 तारीख को रिफा साहब आपको पता है कि जी। कुहाट की कंट्रोलर ऑफ ऑडिट का एक लेटर लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि हुकूमत ने उनको कहा है कि आप सैलरियां भी रिलीज ना करें, और अगर किसी को रिलीज है वो उनके अकाउंट से विड्रा कर लें। मैं आपको ये सही। बताऊं, हुँ। हफ्ते के दिन सरकारी मुलाजिमीन के तमाम अकाउंट्स, इसको हम हैक कहेंगे, बैंक्स ने हैक करके बंद करके जिन जिन के पास सैलरी गई थी उनसे सैलरी विड्रा करके दोबारा गवर्नमेंट की किटी में डाल दी। तो ये अच्छा। हुकूमत ने, ठीक। इस हुकूमत ने, पख्तूनख्वा हुकूमत ने, तैमूर झगड़ा, इन लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का ड्रामा स्टेज किया कि हम लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे सकते। सरकारी मुलाजमीन जो पूरा महीना अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं, उनके सरों के ऊपर इन्होंने सियासत की। ये वफाक को टफ टाइम देने के लिए एक मसनूई बहरान पैदा किया गया। उस हुँ। मसनूई बहरान को पैदा करके, ताकि यहां से वफाक को लोग गालियां दे, सरकारी मुलाजमीन चढ़ दौड़े वफाक के ऊपर कि आप इनको पैसे नहीं दे रहे या हमारी तनख्वाहें नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में 5,33,000 सरकारी और वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन जो कि नीम सरकारी हैं, लेकिन सरकार की किटी से, खजाने से उनको सैलरी जाती है। 5,33,000 लोगों की सैलरी ना सिर्फ रोकी हुई थी, अच्छा। बल्कि कुछ लोगों से विड्रा कर ली। जब विड्रा कर ली तो जब ये हफ्ता तब्दील हुआ, गुज़िश्ता हफ्ता गुजर गया और हम इस हफ्ते के आगाज में आ गए पीर को, तो पीर 3 तारीख को इन्होंने दोबारा तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी करवा दी। लेकिन ठीक। तमाम उस वक्त तक वो पिछली तनख्वाहों से फ्लड की कटौती नहीं हुई थी। सही। अब जब तनख्वाहों के 3 तारीख को इन्होंने तनख्वाहें रिलीज कर दी, तो उससे फ्लड की डिडक्शन भी कर ली। लेकिन तनख्वाहें रिलीज करने के बाद अभी अभी भी आज हम जब बैठ के बात कर रहे हैं, तो हजारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। तो ठीक। अब ये हुकूमत हमें वजाहत समय। कर दे। तैमूर अच्छा। झगड़ा को 2-3 दफा ये सवाल उठाया गया है। वो हुँ। तैमूर झगड़ा से जो सवाल उठाया गया, सैलरियां क्यों, वो जी हमने तो सैलरियां वक्त पे जारी की थी, लेकिन कोई मसला हो गया है। सही। ओ भाई हमें मसला बताएं, मसला क्यों हुआ है? आपने सरकारी मुलाजिमीन के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, उनकी हुँ। सैलरीज आपने बंद कर दी है। मसला आप हमें नहीं बता रहे। मसला इसलिए नहीं बता रहे कि इस पे आपने सियासत खेली, आपने ठीक। सियासी गेम प्लान किया, आपने मसनूई सही। बहरान पैदा किया, आप वफाक पर सरकारी मुलाजिमीन की चढ़ाई के लिए, राह हमवार करने के लिए आप लोगों ने एक ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में सैलरीज का हुँ। रचाया। वरना इनके पास पैसे तो नहीं आए, तो अब ये सैलरियां क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रही है लोगों को? तो रिफा साहब, हमारे अफसोसनाक पास सूरत हाल आरिफ साहब, आप, ब जी, जी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफ़सील से बात की। हमारे पास वक़्त की कमी है, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।